नमस्कार, आप देख रहे हैं परीक्षा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, जिसमें हम प्राचीन इतिहास को देखेंगे। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ ये समस्या है। कई लोगों ने कमेंट्स के माध्यम से भी इसको बताया कि क्या है, याद नहीं होता है, याद भी होता है तो या फिर कन्फ्यूज़न होता है। और हमारे किसी भी एग्ज़ाम में सफलता पाने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम कंफ्यूज ना हो जाके एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि कई बार पता रहता है लेकिन 2 ऑप्शन में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत टिक करके आ जाते हैं। वहीं पर हम 1 नंबर से भी अगर पीछे होते हैं तो बहुत पीछे चले जाते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज जो हम प्राचीन इतिहास पढ़ने वाले हैं उसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से याद भी हो जाए, लंबे समय तक हम इसको याद रखें और ना ही जाके आगे कन्फ्यूज़ हो। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास। देखिए, आने वाले आपके जो एग्ज़ाम हैं, इसको आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और कहना चाहूँगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो पोर्शन है काफ़ी बड़ा है ये भी। तो छत्तीसगढ़ की जो आर्ट एंड कल्चर है, जिसमें खासकर आपके जनजाति वाला पोर्शन है, तो जनजातियों से संबंधित जितने भी क्लास हैं, जितने भी हमारी जनजाति हैं, वो सारे हमने कंप्लीट कर रखा है पहले से। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के जितनी भी जनजाति हैं उसको हमने बहुत ही अच्छे से विस्तार से पढ़ा है। साथ ही उसके बाद हमने एमसीक्यू भी किया है, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो जनजाति वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा जो उसमें मेन पार्ट है, इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पर हम कंफ्यूज होते हैं, याद नहीं हो पाता है, उसको हमने ट्रिक के माध्यम से भी याद कर रखा है। ट्रिक से संबंधित भी वीडियो अलग से प्लेलिस्ट है, उसको हमने अच्छे से जमा के आप लोगों के लिए अपलोड कर रखा है। तो आप ट्रिक वाला वीडियो भी देख सकते हैं, जिससे जनजाति वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसमें कुछ पोर्शन बचे हुए हैं जिसको साथ में ही हम लेते हुए चलेंगे। तो जनजाति वाला पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में इतिहास हम शुरू कर चुके हैं, तो बहुत जल्दी ही हम छत्तीसगढ़ को कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास को। आप अंत तक बने रहिए और ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर करके उसके बाद एमसीक्यू ज़रूर लगाइएगा। आप देखेंगे जब आप वीडियो के लास्ट तक पहुँचेंगे तो आपके सारे चीज़ कितने अच्छे से आपको याद हो गए हैं और यहाँ पर कंफ्यूज होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो सबसे पहले हम आज चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। देखिए, इतिहास को हमको पढ़ना है तो सबसे पहले हम उसको वर्गीकृत करना बहुत ज़रूरी है। प्राचीन इतिहास, तो इतिहास को हमने जिस तरीके से हमने भारतीय इतिहास को पढ़ रखा है, तो किस तरीके से हमने डिवाइड किया था उसी के आधार पर हम इसको भी वर्गीकृत करते हैं। तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ के इतिहास को हमने बांटा प्राचीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास में और आधुनिक इतिहास में। अब प्राचीन इतिहास में हम आते हैं और आज हम प्राचीन इतिहास ही पढ़ने वाले हैं। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत इसको फिर से 3 भागों में बांट दिया गया है। एक है आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है अधैतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो प्रागैतिहासिक काल है उसमें मेन आता है आपका पाषाण काल। अधैतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाएगा ताम्र पाषाण काल और ऐतिहासिक के अंतर्गत हम उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से जो धातु हैं या औजार का जो प्रयोग किया है उसको ध्यान में रखते हुए, ताकि हम इसको कंफ्यूज ना हो। ऐतिहासिक काल के आते आते तक लोहे की भी खोज हो चुकी थी, है ना। आप समय भी चाहें तो याद रख सकते हैं, है ना। इसमें प्रागैतिहासिक के काल के अंतर्गत हम क्या को देखते हैं, ऐसा समय अवधि है जिसमें लेखन कला का विकास नहीं हुआ था। जो भी साक्ष्य हमको मिलेंगे उसमें आपके पाषाण काल से संबंधित जो भी साक्ष्य हैं वो आएंगे, तो यहाँ पर लेखन शैली का विकास नहीं होता। जो अधैतिहासिक काल है वहाँ पर लेखन शैली का विकास तो हो गया था। यहाँ पर बहुत सारे जो साक्ष्य मिलते हैं उसमें जो भाव चित्रात्मक शैली में जो साक्ष्य मिलते हैं वो तो है, लेखन शैली आ गया था, लेकिन इसको हम ना तो पढ़ पाते हैं ना ही समझ पाते हैं। जैसे आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित साक्ष्य हैं। उसके बाद ऐतिहासिक काल के आते आते हम देखते हैं कि सारे चीज़ जो साक्ष्य मिलते हैं उसको पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। यहाँ तक इतना जानना जरूरी है। इसके बाद और इससे ज़्यादा डीप यहाँ से क्वेश्चन फिलहाल नहीं बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, जिसको हम पाषाण काल भी कह सकते हैं, उसको हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो इसको हमने 4 भागों में बांट रखा है। क्या है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल और नव पाषाण काल। पहले आप समझिए काल को। देखिए, पूर्व पाषाण काल कह रहे हैं मतलब सबसे पहले शुरुआती दौर में
शुरुआती दौर से संबंधित जो साक्ष्य मिलेंगे या कोई भी चीज़ की जैसे शुरुआत है, हमने जैसे एक उस समय एक बच्चे का उदाहरण लिया था। मान लीजिए आप अपने आप में ही लेके सोचिए ताकि उसको आप अच्छे से याद कर सकें, क्योंकि आप अपने आप में रखेंगे तो वो आपसे जुड़ा हुआ रहेगा और फैक्ट को भी अच्छे से पकड़ पाएंगे। देखिए, मान लीजिए जब छोटे थे तो उस समय आपका जो एरिया था किसी भी चीज़ को खेलने का, कूदने का, तो एक सीमित था। उसके बाद थोड़ा सा बड़े हुए तो जो क्षेत्र है वो भी क्या हो गया, थोड़ा सा बड़ा हो गया, क्षेत्र भी बड़ा हो गया। और आप उसको करने के लिए आपकी जो बुद्धि है, विवेक है, वो भी बड़ा हुआ। उसके बाद थोड़ा सा और बड़े हुए, मान लीजिए आप 17-18 साल के हो गए, तो उसके बाद हर चीज़ आप वृद्धि हुई है, विवेक में भी, सोचने की शक्ति में भी, कार्य क्षमता में भी, और आपका जो एरिया था वो भी बढ़ गया। छोटे रहने पर क्या होता है, हम घर तक ही सीमित रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम गली मोहल्ले तक जाते हैं। उसके बाद जैसे आप 17-18 साल के हुए तो आपकी जो सीमा है वो क्या हो गया, विस्तृत हो गया। ऐसे तो नहीं है कि आप केवल अपने पड़ोसी या घर तक ही सीमित रहते हैं, आपका क्षेत्र बढ़ा ना, तो ये क्षेत्र बढ़ा। उसके बाद नवपाषाण काल आते आते और बढ़ते गए, और अभी भी देखेंगे आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते ही रहते हैं कि यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले, तो ज़्यादातर क्या मिलेंगे, नवपाषाण काल के मिलेंगे। तो अब ये तो एरिया समझ आ गया कि कहाँ से किस तरीके से मिलेगा। अब एक एक करके हम देखते जाते हैं। पाषाण काल यानी कि पैलियोलिथिक, मध्य पाषाण काल मीजियोलिथिक, उत्तर पाषाण काल अपर लिथिक, और ये नवपाषाण काल नियोलिथिक एज। अब इसमें हम एक एक को देखते जाते हैं। चार्ट को इसलिए मैंने इस तरीके से बनाया है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। देखिए, जो पूर्व पाषाण के जो साक्ष्य मिलते हैं आपके महानदी घाटी है, तो महानदी घाटी में दो काल के हमको आपको साक्ष्य मिलेंगे, आप उसको याद रखेंगे, है ना। ये आपके 2 से 3 बार आप देखते हैं तो अच्छे से याद हो जाएगा। एक तो आपको महानदी घाटी काल किस में मिल रहा है, पूर्व पाषाण काल में। दूसरा, महानदी घाटी संबंधित है आपके उत्तर पाषाण काल से, बाकी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल संबंधित नहीं है। सबसे पहले आप सीक्वेंस को याद रखेंगे, पूर्व, मध्य, उत्तर और नव। नव मतलब नया, मतलब लास्ट वाला होगा। पूर्व मतलब किसी चीज़ बोलते हैं, अरे पूर्व में ऐसा हुआ था, तो ये सबसे पहला है। तो महानदी घाटी का क्षेत्र कौन सा है, इसको हम देखेंगे। तो महानदी घाटी संबंधित है पूर्व पाषाण काल से और उत्तर पाषाण काल से, 2 जगह आ रहा है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। आपका सिंघनपुर गुफा। सिंघनपुर गुफा है सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपका पूर्व पाषाण काल से। उसके बाद यही सिंघनपुर गुफा आपका संबंधित है उत्तर पाषाण काल से। दोनों 2 चीज़ तो कॉमन हो गया, इसको तो आप अच्छे से याद रख सकते हैं, है ना। पूर्व पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल दोनों महानदी घाटी से संबंधित है। सिंघनपुर की गुफा दोनों का जो साक्ष्य है दोनों काल से संबंधित है ना। अब देखते हैं, ये सिंघनपुर की गुफा हो गया। उसके बाद हम मध्य पाषाण काल आते हैं। मध्य पाषाण काल का जो साक्ष्य हमको मिलता है आपके कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ पे है, ये भी आपके रायगढ़ में है। कबरा पहाड़ मध्य, है ना, कबरा पहाड़ मध्य। उसके बाद सिंघनपुर की गुफा देख लिए, भी आपका रायगढ़ में है, उत्तर पाषाण काल। उसके बाद टेरम नव पाषाण काल आपके, ये भी कहाँ है, आपके रायगढ़ में ही। जो आपके इस तरीके से संरचना दिख रही है, सीढ़ीनुमा संरचना है, और ये लाल कलर का बना हुआ है शैल चित्र है, ये आपके मिलता है सिंघनपुर की गुफा में, और ये संबंधित है आपके पूर्व पाषाण काल से। तो इसी तरीके से साक्ष्य मिलते हैं आपके मध्य पाषाण काल के कबरा पहाड़ में, वहाँ पे जैसे कि आपके लाल रंग के मिलते हैं। और क्या मिलते हैं, लाल रंग के जो कलर है, जैसे हम अभी वर्तमान में पेंटिंग करते हैं, तो उसी तरीके से उस समय के जो हमको शैल चित्र मिलते हैं। शैल चित्र का तात्पर्य होता है, चित्र मतलब समझ आता है, शैल मतलब होता है पत्थरों पर बना हुआ चित्र, और इसका कलर क्या है, लाल कलर का है। तो लाल कलर दोनों में मिला है, पूर्व पाषाण और मध्य पाषाण, इसको याद रखेंगे। इसमें किस प्रकार के चित्र बना हुआ है, मछली है, घड़ियाल है, सांभर है और छिपकली है। तो इस तरीके से आकृति बना हुआ है, और ये संबंधित है आपके मध्य पाषाण काल से। उत्तर पाषाण काल में आते हैं तो औजारों की आकृति खुदी हुई है। औजारों की आकृति खुदी हुई है, मतलब खुदी हुई जैसे आपका कोई औजार है, सिंपल सा आप मान लीजिए कुल्हाड़ी ले लिए। कुल्हाड़ी का आकृति कैसा होता है, अगर उसी की आकृति में किसी पत्थर को, जैसे ये आपका एक पत्थर है, पत्थर में हमने कुरेद के कुल्हाड़ी बना दिया, तो ये आप समझ आ गए। तो इस तरीके से आकृति बनी हुई मिली है, और ये कौन से काल से संबंध रखते हैं, ये उत्तर पाषाण काल से संबंध रखते हैं, ठीक है, ये इतना याद रहेगा। उसके बाद देखिए, अभी औजार कहाँ तक मिला है, हम पहुँचे उत्तर पाषाण काल में, औजार मिला है, ठीक है, औजार का जो जिक्र है वो आ गया, इधर तो अभी तक हमको नहीं मिला था। उसके बाद हम आते हैं नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में भी हमको औजार मिला, लेकिन ये औजार किस प्रकार से छिद्रित है। कोई सा भी औजार होगा
यहाँ पर तो खुदा हुआ था, आकृति निशान बना हुआ था। और नवपाषाण काल में आते हैं तो मान लीजिए कोई सा औजार है, किसी प्रकार का ले लेते हैं, सिंपल से मान लीजिए। तो ये जो वो छिद्रित है, मतलब उसमें छेद है, तो छिद्रित औजार के साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। उसके बाद पूर्वपाषाण काल में आते हैं। पूर्वपाषाण काल में पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं। पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिले हैं, मतलब एक पत्थरों का ही बना है, कुदाल जैसे आकृति है, लेकिन बना किससे है, वो आपका पत्थरों का बना है। पूर्वपाषाण काल में तो जाहिर सी बात है, इस समय उतना ज़्यादा विकसित नहीं हो पाए हैं, तो जो भी प्रयोग करते थे वो पत्थरों पर ही करते थे। तो इसलिए यहाँ पर जो भी मिलेगा, प्रयोग मिलेगा, आपके पत्थरों पर ही मिलेगा, है ना। तो वो पत्थर के हस्तचलित कुदाल मिलेंगे। तो आप एरिया को ध्यान में रख करके, उस समय के ओरा जो काल था उसको ध्यान में रख कर भी आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद मध्यपाषाण काल में पहुँचते हैं। तो मध्यपाषाण काल में आखेटकर्ता मानव का आकृति मिला है। जैसे इस तरीके से हम बचपनों में देखे होंगे, घरों घर में बनाते थे, दीवार में बनाते थे। अभी तो फिलहाल कम ही हो गया, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र में जैसे त्यौहार वगैरह होता है ना, तो उस दौरान जैसे आपका दीवार है, तो वहाँ पर दीवार से रंगीन में इस तरीके से मानव की आकृति बनाया जाता है। तो आखेटकर्ता मानव का आकृति आपके मध्यपाषाण काल के मिले हैं, जो साथ में क्या है, इस तरीके से श्रृंखलाबद्ध भी हैं, है ना। उसके बाद उत्तरपाषाण काल में पहुँचते हैं। तो मानव आकृति का चित्रण मिला है, सीढ़ी नुमा संरचना में मानव आकृति का चित्रण। उसके बाद अब आते हैं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में हमको ये स्थान और आगे भी दिखेंगे, जैसे अर्जुनी है, चितवा डोंगरी है। अर्जुनी कहाँ है, दुर्ग में है, स्थान आपको याद रखना है। और चितवा डोंगरी है राजनांदगांव में, वहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं, शैल चित्र मिले हैं, और अन्य स्थानों में भी मिले हैं। कौन कौन से स्थान उसको देख लेते हैं। अर्जुनी, चितवा डोंगरी, ये तो स्थान है ही नवपाषाण काल से संबंधित। जो शैल चित्र मिले हैं अन्य स्थानों से कौन कौन है, उन स्थानों को आपको याद रखना है। कर्मागढ़, बसनाछर, ओगना, बोतलदा, बेनीपाठ, है ना। यहाँ से शैल चित्र मिले हैं नवपाषाण काल से। उसके बाद हम इसमें आगे तो और कुछ नहीं मिला है। उसके बाद आपका ये पूर्वपाषाण काल का हो गया, आपको उसमें से इतना ही याद रखना है। उसके बाद आप आते हैं नेक्स्ट में, पाषाण घेरे। गढ़धनोरा से 500 घेरे मिले हैं। और आपका गढ़धनोरा दो स्थान से संबंधित, आगे इसको हम देखेंगे। गढ़धनोरा कहाँ है आपका, कोंडागांव से क्या मिले हैं, 500 घेरे मिले हैं। पाषाण घेरे क्या होते हैं, पाषाण स्तंभ क्या होते हैं, इसको भी हम देखेंगे। उसके बाद धनपुर संबंधित है आपका बिलासपुर में धनपुर एक स्थान है, वो संबंधित है आपके उत्तरपाषाण काल से। तो आप याद रखेंगे, पाषाण घेरे हमको मध्य पाषाण काल में भी मिलते हैं, 500 घेरे, और स्थान क्या है, गढ़धनोरा, कोंडागांव, इसको याद रखना है। उसके बाद महापाषाण स्तंभ में आपका जोगीमारा की गुफा, वहाँ पर गेहुए रंग के पशु पक्षी के चित्रण मिलते हैं, मतलब अंकित है उसमें। तो महापाषाण स्तंभ में जोगीमारा की गुफा आगे भी हम देखेंगे, लेकिन आपको नवपाषाण काल के साक्ष्य भी यहाँ से मिलते हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, इसको आगे हम देखते हैं। इसके अलावा भी महापाषाण स्तंभ है, घेरे हैं, और अन्य जो साक्ष्य हैं जो नवपाषाण काल से संबंधित हैं, वो भी बहुत सारे नवीन समय के साथ खोज होते गए हैं और मिले हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो नवपाषाण काल से संबंधित जो महापाषाण स्तंभ है उसको देख लेते हैं। देखिए, महापाषाण स्तंभ, महापाषाण घेरे, इनका तात्पर्य क्या होता है। पहले क्या करते थे, इस तरीके से जलाना तो सीख नहीं पाए थे, तो दफना देते थे, है ना। दफनाते थे तो होता क्या था कि जैसे कुछ जीव जंतु हैं उसको निकाल लेते थे, जो लाश है उसको, तो उससे बचने के लिए धीरे धीरे, या उसके एक तरीके से पहचान के लिए, जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उन पत्थरों को उसके चारों तरफ रख दिया जाता था, ताकि उसको कोई निकाल ना सके। तो इस तरीके से उनको कहा जाता है पाषाण घेरे। उसके अलावा जो पहचान के लिए बड़े बड़े पत्थर हैं उनको गाड़ा जाता था, जिनको कहा जाता है महापाषाण स्तंभ। तो ये जो साक्ष्य हैं बहुत सारे इस तरीके से मिले हैं। तो एक तो अर्जुनी हमने पहले देखा, अर्जुनी आपको याद रखना है, कहाँ है ये, दुर्ग में है ना। तो ज़्यादातर आप देखेंगे आपका दुर्ग संभाग में संबंधित जो क्षेत्र है नवपाषाण के ज़्यादा मिले हैं। अर्जुनी आपका है दुर्ग में। पाषाण घेरे कहाँ से मिले हैं, काफ़ी अधिक संख्या में। एक तो करही भद्रा है, सोरार है, चिरचारी है, और ये सभी क्षेत्र संबंधित है आपके बालोद जिले से। बालोद जिला भी किस में आएगा, आपके दुर्ग संभाग में आ जाएगा। उसके बाद है और जो स्थल हैं, कुलिया है और गुंजगहन है, ठीक है, ये स्थल भी आपके इससे संबंधित हैं। उसके बाद चितवा डोंगरी से 27 स्तंभ मिले हैं, 27 पाषाण स्तंभ मिले हैं, और आपका चितवा डोंगरी संबंधित है राजनांदगांव से। और जो हाल ही में नवीन खोजा गया है आपका है गंगरेल कहाँ है, आपके धमतरी में। यहाँ पर भी आपके पाषाण स्तंभ और घेरे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लोहे के औजार एवं मृत भांड भी प्राप्त हुए हैं इस काल के। तो लोहे के औजार एवं मृत भांड कहाँ से मिले हैं,
देखिए हमने एक नाम याद रखा था गढ़धनोरा से मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल गढ़धनोरा, वहाँ से 500 स्तंभ घेरे मिले थे, है ना। तो ये कोंडा गांव है, तो कोंडा गांव का संबंध दो, एक तो नवपाषाण के काल से है, दूसरा आपके मध्य पाषाण काल से है, दोनों काल से संबंध है। तो इस स्थल को आप याद रखेंगे। यहाँ से लौह के पात्र मिले हैं और मध्य पाषाण काल के क्या मिले हैं, 500 स्तंभ घेरे मिले हैं। उसके बाद और जो साक्ष्य मिले हैं, एक तो धनोरा है, धनोरा से 500 पाषाण स्तंभ मिले हैं और इसको पट्टतुंग भी कहा जाता है। पट्टतुंग मतलब वही सब के चारों तरफ जो रखा जाता है ना घेरे, उसके लिए उपयोग किया जाता है। उसके बाद करका भाटा है, करका भाटा में भी आपके 4000 के आसपास इस तरीके से घेरे मिले हैं और ये दोनों संबंधित है आपके धनोरा और करका भाटा बालोद से। तो इन स्थलों को हमने देख लिया। अब तो इतना समझ आ गया कि कहाँ कहाँ से मिल रहा है। देखिए पहले हमने महानदी घाटी देखा जो कि रायगढ़ वाला क्षेत्र है, रायगढ़ वाला क्षेत्र से शुरुआती में वहीं से मिल रहा था। उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे अभी दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग में पहुंच गए हैं, है ना। आगे हम देखते हैं काष्ठ स्तंभ। काष्ठ स्तंभ भी मिले हैं नवपाषाण काल के। तो काष्ठ स्तंभ वाले स्थल कौन कौन से हैं उसको भी देख लेते हैं। काष्ठ स्तंभ वाले स्थल है आपका मेसनार, दिलमिली, तारागांव, किलेपाल, चित्रकूट और है चिगेनार, और ये सारे स्थल संबंधित हैं आपके बस्तर से। तो यहाँ पर आपके काष्ठ स्तंभ मिले हैं। जाहिर सी बात है कि आप बस्तर वाला जो क्षेत्र है जंगली क्षेत्र है और यहाँ पर लकड़ी की उपलब्धता बहुत आसान है ना। जंगलों में ही उस समय का क्षेत्र तो और काफ़ी दुर्गम स्थिति रहा होगा, तो ये आसान था। तो इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं कि इसलिए जो काष्ठ स्तंभ मिला हुआ कहाँ मिलेगा, ये बस्तर में मिलेगा। तो ये हमको याद हो गया है ना। जो मेन जो तथ्य है उसको तो देखा। इसके अलावा भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो किसी न किसी एग्जाम का पार्ट बना हुआ है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए धनोरा के पाषाण स्तंभ की खोज, धनोरा के पाषाण स्तंभ की खोज किसने की थी, J.R. कोमल और रमेंद्रनाथ मिश्र ने। नाम याद रखेंगे, J.R. कोमल और रमेंद्रनाथ मिश्र। उसके बाद चितवा डोंगरी की खोज किसने की थी, चितवा डोंगरी, है ना। चितवा डोंगरी की खोज किसने की थी, मनोहर लाल यदु। ये नाम भी याद रखेंगे। नवपाषाण अवशेष की प्रथम जानकारी, नवपाषाण अवशेष मतलब सबसे अंतिम का जो समय है, काल है, मतलब नवीन जिसको कह सकते हैं, नवीन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। उनकी प्रथम जानकारी किसने दी, दो व्यक्ति थे, एक तो थे डॉक्टर रमेंद्रनाथ मिश्र और डॉक्टर भगवान सिंह, दोनों डॉक्टर हैं, रमेंद्र और भगवान, है ना। उसके बाद प्रथम पुरातात्विक उत्खनन का कार्य कब प्रारंभ हुआ, प्रारंभ हुआ था 1953 में, और प्रथम पुरातत्ववेत्ता थे लोचन प्रसाद पांडे और प्रथम इतिहासकार हैं हमारे बाबू रेवरा। इतिहास में इसको तो पढ़ेंगे आगे। शैल चित्र की खोज की गई थी 1910 में एडरसन के द्वारा। ये सारी चीज़ आप याद रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट है। उसके बाद आता है सबसे लंबी गुफा। ये बोला जाता है कि जैसे पाषाण काल में है, सबसे लंबी गुफा कौन सी है, आपका बोतलदा है। अब इसको कैसे याद रखेंगे, बोतलदा मतलब जैसे बोतल कैसे रहता है, इस तरीके से रहता है ना, जैसे तो बोतल का जो आकृति रहता है इस तरीके से लंबा रखता है, तो आप उससे जोड़ करके इसको याद कर सकते हैं, बोतलदा, लंबी कहने से बोतलदा। और सर्वाधिक जानकारी कहाँ से मिला, कबरा पहाड़ से मिला। और कबरा पहाड़ भी कहाँ है, आपके रायगढ़ से है, और किस काल से संबंध रखता है, मध्य पाषाण काल से ये संबंध रखता है ना। तो सर्वाधिक जानकारी कबरा पहाड़ से मिला। कबरा मतलब इसको कैसे याद कर सकते हैं, सर्वाधिक जानकारी कबरा पहाड़, कबरा मतलब ऐसा वहाँ पर था कि जैसे आपको लास्ट वर्ड हम लेंगे बरा, बस ऐसे लेंगे ब को, तो बहुत सारे मतलब बहुत सारे जानकारी कहाँ मिला, जहाँ पर ब है ना। बहुत सारे जानकारी कहाँ मिलेगा, जहाँ पे ब है। तो कबरा में क्या आ रहा है, ब है। तो इस तरीके से आप उसको रिलेट करके याद कर सकते हैं। उसके बाद सबसे प्राचीन क्या है, सिंघनपुर की गुफा। जब हम पूर्व पाषाण काल देखे थे उसी समय हमने देखा कि जो सिंघनपुर की गुफा है, महानदी घाटी का क्षेत्र है, वो कहाँ से शुरुआती में हम पूर्व पाषाण काल से ही है, जंबल भी है। तो प्राचीन क्या आएगा, सिंघनपुर की गुफा। और सबसे आधुनिक है बोन टीला, सबसे आधुनिक बोन टीला, है ना। इस तरीके से इन सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। अब हमको इसको अच्छे से याद कैसे करना है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हम चलते हैं मैप पे। छत्तीसगढ़ के मैप पे साथ से जितने भी स्थल हैं आपके नवपाषाण, उत्तर पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, उसको हम देखेंगे तो स्थान हमको अच्छे से याद रहेगा, तो कन्फ्यूज़न की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ये तीनों का संबंध आपके महानदी घाटी क्षेत्र से ही है। कहीं न कहीं से जो रायगढ़ वाला क्षेत्र है, जैसे कि आप मैप में देख रहे हैं, आपका ये महानदी घाटी क्षेत्र है। जो रायगढ़ का क्षेत्र है महानदी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया था जो पूर्व पाषाण काल था, पूर्व पाषाण काल, जिसमें हमने दो चीज़ याद रखा था, एक तो महानदी घाटी और सिंघनपुर की गुफा। ठीक है, ये दोनों आपका संबंध है पूर्व पाषाण काल से, है ना।
उसके बाद उत्तर पाषाण काल से, दोनों का संबंध है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले जो स्टार्टिंग हुआ था, कोई भी सभ्यता जो शुरू होती है कहाँ से शुरू होती है, मैदानी क्षेत्र में भी नहीं होगा ना जंगली क्षेत्र में, ये नहीं था। मेन कारण क्या होता है सभ्यता की शुरुआत या विकसित होने का, वहाँ पर क्या उपलब्ध होना चाहिए, मेन एक चीज़ है, हमेशा याद रखेंगे इसको, पानी की उपलब्धता होनी चाहिए। तो ये वाला क्षेत्र क्या है, महानदी का क्षेत्र है, इसीलिए महानदी घाटी क्षेत्र कहा गया है। यहाँ पे महानदी बहती हुई आगे बढ़ती है। तो इस क्षेत्र में शुरुआत में मिला, उसके बाद धीरे धीरे क्या है समय बीतता गया तो उनका फैलाव भी बढ़ता गया, उसके बाद विकसित होता गया। तो उसके बाद हमने देखा कि सिंघनपुर महानदी घाटी देख लिए, उसके बाद है कबरा पहाड़ है। कबरा पहाड़ आपका संबंध है मध्य पाषाण काल से। उसके बाद टेरम है, वो भी संबंध है आपके नव पाषाण काल से। तो ये चारों के चारों जितने भी हमको साक्ष्य मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, महानदी घाटी से। अब ये आपका रायगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ही अभी कुल मिला के संकेंद्र हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो हमको एक स्थान मिला था धनपुर। धनपुर कहाँ मिलेगा हमको, बिलासपुर वाले क्षेत्र में मिलेगा, उत्तर पाषाण काल से संबंध रखता है आपका धनपुर। तो अभी तो हम रायगढ़ में थे, ठीक है, आप मैप आपके अपने दिमाग में रखिए, अभी हम रायगढ़ में हैं, इसके शुरुआती में और कहीं दूसरी जगह नहीं मिला। अब देखिए हम रायगढ़ से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं, कहाँ पहुँचे हम, बिलासपुर पहुंच गए। तो यहाँ पर मिल रहा है एक, ज़्यादा तो नहीं मिला, धनपुर एक जगह स्थान मिला है। उसके बाद हम नीचे साइड आगे आ रहे हैं। अब हम इधर आते हैं, जैसे आपका चितवा डोंगरी है, अर्जुनी है ना, जो नव पाषाण काल से संबंधित है। चितवा डोंगरी कहाँ है, राजनांदगांव में है, और अर्जुनी कहाँ है, दुर्ग में है। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि जो दुर्ग वाला संभाग है वहाँ पर मिल रहा है। चितवा डोंगरी हो गया, चितवा डोंगरी राजनांदगांव, अर्जुनी आपका दुर्ग। उसके बाद मतलब राजनांदगांव से और क्या है, बोन टीला है, जो नवीनतम स्थल अभी खोजा गया है, राजनांदगांव से संबंधित है ना। और आप देखेंगे कि इस जो दुर्ग संभाग में है वहाँ पर भी नदी बहती है, और कौन सी है, जो आपके महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है ना, शिवनाथ नदी, वो यहाँ से बहती हुई है। तो एक तरीके से देख रहे हैं कि जो जहाँ जहाँ नदी का बहाव है वहाँ पर ही इनका फैलाव दिख रहा है। उसके बाद आगे हम बालोद में देखेंगे तो बालोद में हमको स्थल क्या मिले हैं, चिरचारी है, करीभद्रा है, सोरर है, ये स्थान मिले हैं आपके बालोद में। तो ये भी आपका आ गया दुर्ग संभाग में। तो हमने देखा पहले रायगढ़, फिर बिलासपुर वाला क्षेत्र और दुर्ग संभाग। फिर आगे हम देखेंगे कोंडागांव में भी गढ़धनोरा है, और बस्तर में स्थान है जहाँ पे शैल चित्र मिले हैं। तो बहुत ज़्यादा स्थान नहीं है, आपको रायगढ़ वाला क्षेत्र, बिलासपुर का एक स्थान, और आपका दुर्ग में राजनांदगांव, दुर्ग और बालोद, कोंडागांव और बस्तर, इतने 3-4 आपके स्थल को याद रखना है। एक रायगढ़ हो गया, बिलासपुर हो गया, दुर्ग हो गया, और राजनांदगांव हो गया, बालोद हो गया, कोंडागांव और बस्तर। कितने हो गए, 3 हो गए, 3 6 7 जो ज़िले हैं वहाँ पर इनके साक्ष्य मिले हैं। तो अब आपको याद रखना है, अगर क्वेश्चन आता भी है तो इन 7 जिलों से कहीं ना कहीं से संबंध रहेगा। तो इतने सारे ज़्यादा स्थल भी नहीं हैं, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और 100% देखिए आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। तो ये हो गया आपका पाषाण काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण स्थल है। हमने मैप की सहायता से स्थान भी ट्रेस कर लिया, और हम अब यहाँ से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं, अभी हमने देखा प्रागैतिहासिक काल, अब हम आते हैं अधैतिहासिक काल में किस प्रकार के वर्गीकरण है और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। प्रागैतिहासिक का जो समय था, कालावधि 5 लाख से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक का जो समय था उसको हम प्रागैतिहासिक के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद आगे जो 3000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व का समय है उसको हम अधैतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत रखते हैं। तो देखिए अब हम आते हैं अधैतिहासिक काल, तो इसको 2 भाग में हम बांट के देख सकते हैं। एक तो जो समय अवधि है सिंधु घाटी की सभ्यता का जो समय अवधि है, जिसमें 3000 से लेकर के 1500 ईसा पूर्व का जो समय अवधि है वो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आता है, मतलब उसमें हमने उसको रखा है। उसके बाद जो आगे वैदिक सभ्यता है, जिसमें वैदिक सभ्यता में आपका ऋग्वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल है। तो ऋग्वैदिक काल के लिए जो समय अवधि है 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक है, और उत्तर वैदिक का है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का समय है। और इसी में आपका अधैतिहासिक काल में जैसे हमने एक चीज़ इसमें स्किप कर दिया है, क्योंकि जो हमने पाषाण काल तो देखा, तो हम जब भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं तो ताम्र पाषाण काल भी पढ़े हैं, हमने अच्छे से पढ़ भी रखा है। क्योंकि ताम्र पाषाण काल से संबंधित कोई भी साक्ष्य यहाँ पर हमको प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उसको हम ज़्यादा विस्तार या समय नहीं देंगे, क्योंकि हमारे पास उस तरीके जैसे पढ़ते रहते हैं, जब रिविजन करते रहते हैं तो ज़्यादा अपने आप को भटकाव से बचाना है, तो इसलिए हमने उसको स्किप कर दिया। तो हम सीधा आते हैं आपके सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हमको कोई साक्ष्य मिले हैं क्या छत्तीसगढ़ में मिले हैं, तो सिंधु घाटी की कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ से प्राप्त नहीं होते। तो यहाँ पर तो हम इतना पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम वैदिक काल में आते हैं कि वैदिक काल से संबंधित क्या कोई साक्ष्य मिले हैं, तो हमने उसको भी 2 भागों में बांट रखा है, एक ऋग्वैदिक काल है और दूसरा उत्तर वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल का समय हमने देखा 1500 से 1000 ईस्वी और 1000 से ईसा पूर्व, उसके बाद इसमें 1000 से 600 ईसा पूर्व है। तो हम ऋग्वैदिक काल में देखते हैं
कि उस समय आर्यों का जो निवास स्थल है, सब मतलब ऋग्वेद काल से संबंधित समझने के लिए हमने इसको लिया है कि आर्यों का जो निवास स्थल है वो सप्तसिंध प्रदेश था। देखिए सप्तसिंध प्रदेश किन क्षेत्रों का जाता है, जो पंजाब और हरियाणा वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र है। तो मान लीजिए अब ये भारत है ना, तो अगर हम देखेंगे तो नक्शा एग्जैक्ट नहीं बन रहा है, कर समझने के लिए देखेंगे है ना, जो आप पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र ये है, और मान लीजिए आपका छत्तीसगढ़ है, तो सप्तसिंध प्रदेश मतलब यहाँ तक था, देखिए है ना। तो ऋग्वेदिक काल का संबंध यहाँ तक था। दूसरा इसमें पॉइंट क्या कह रहा है, विंध्याचल पर्वत नर्मदा नदी का वर्णन नहीं मिलता है। आपका ये एमपी वाला क्षेत्र है, मध्य भारत हो गया, तो यहाँ पर आपको विंध्याचल पर्वत, दूसरा आपकी नर्मदा नदी मिलती है। तो अगर ऋग्वेदिक काल में विंध्याचल पर्वत और नर्मदा नदी का उल्लेख नहीं है, मतलब आर्यों का फैलाव कहाँ तक है, आपके ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत के जो पश्चिमी वाला क्षेत्र है जहाँ पे पंजाब और हरियाणा है, वहाँ तक ही है। वो लोग अभी नीचे नहीं पहुँचे हैं, है ना, नीचे नहीं पहुँचे हैं। तो फिर हमको ऋग्वेदिक काल के साक्ष्य छत्तीसगढ़ में कैसे मिलेंगे, संभव ही नहीं है। अगर मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत का जिक्र है, नर्मदा नदी का जिक्र नहीं है, तो जाहिर सी बात है छत्तीसगढ़ में भी ऋग्वेदिक काल के कोई साक्ष्य नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये इतना समझ आ गया। उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में एक है कि शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में समुद्र, दोनों तरफ समुद्र होने का जिक्र है। यहाँ पर पूछा जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौशिकी, ये तो याद कर लेते हैं, कौशिकी ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण दो साक्ष्य हमको उत्तर वैदिक काल के मिलेंगे, लेकिन कौन किस में है ये कंफ्यूज जाते हैं। तो उसको देखिए कैसे याद रखेंगे, शतपथ में स है और समुद्र में भी स है, तो दोनों स है तो आप उसको जोड़ लेंगे, शतपथ ब्राह्मण और समुद्र। शतपथ ब्राह्मण में समुद्रों का उल्लेख है, दोनों तरफ समुद्र हैं, ये उल्लेख किया गया है। देखिए अब आप भारत का नक्शा देखेंगे इस तरीके से, तो अपना जो छत्तीसगढ़ है यहाँ पर इधर भी समुद्र है, इधर भी समुद्र है, तो इस तरीके से दोनों तरफ समुद्र है, और ये स दोनों को याद रखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद है कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ। कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में विंध्याचल पर्वत का वर्णन मिलता है, और उसके बाद रेवा नदी का भी उल्लेख है। जो नर्मदा नदी है उसका प्राचीन नाम रेवा था। तो अब देखिए, अब हम भारत में अगर स्थान देखेंगे तो अब यहाँ पर आपका मध्य प्रदेश है, ये वाला क्षेत्र आपका छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पर रेवा नदी मतलब नर्मदा नदी का उल्लेख मिल रहा है, विंध्याचल पर्वत का भी उल्लेख मिल रहा है। मतलब उत्तर वैदिक काल के आते आते तक जो आर्य हैं या उनका जो निवास स्थान है या जो संस्कृति है, उनका फैलाव यहाँ तक पहुँच गया है। अगर विंध्याचल पर्वत और रेवा नदी का उल्लेख मिल रहा है, मतलब यहाँ पर बस इतना ही समझना है कि उत्तर वैदिक काल के आते आते तक कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ तक पहुँच गए थे। भले इससे और अधिक हमको साक्ष्य नहीं मिलते हैं, हमको एग्जाम के लिए केवल ये दो चीज़ें पॉइंट ही याद रखना है। अब समझ आ गया, इतना में आपका जो स्टार्टिंग का जो पॉइंट है जिसमें हमने पाषाण काल देख लिया और ऋग्वेदिक और वैदिक काल है, उस तक इससे ज़्यादा और क्वेश्चन नहीं बनते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, हमने प्राचीन इतिहास देख लिया, प्राचीन इतिहास के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल देख लिया जिसमें 5 लाख से लेकर के 3000 ईसा पूर्व तक जो पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल के अंतर्गत क्या क्या साक्ष्य छत्तीसगढ़ से मिल रहे हैं, वो सारी चीज़ों को हमने अच्छे से याद कर लिया। और ये भी देख लिया कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन सा जिला आपके इस काल से पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य हैं उनसे संबंध रखते हैं। हमने 7 जिला को देखा जहाँ पर साक्ष्य मिल रहे हैं। उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल को भी हमने समझ लिया, सिंधु घाटी के कोई साक्ष्य हमको नहीं मिल रहे हैं। वैदिक काल में हमने देखा ऋग्वेदिक काल के भी कोई साक्ष्य हमको नहीं मिल रहे हैं। उत्तर वैदिक के हमको 2 चीज़ें याद रखना है, एक शतपथ, दूसरा कौशिकी। ठीक है, उसके बाद आता है ऐतिहासिक या लौह युगीन जो सभ्यता है, जिसमें हम इधर आपके महाभारत है, रामायण है, ये सारी चीज़ों को, महाजनपद, ये सब चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको देखेंगे। इसको सेपरेट इसलिए सोचा कि थोड़ा सा अलग हो जाता है, बाकी का तो थोड़ा हम प्राचीन इतिहास की स्टोरी लेते हुए सारे फैक्ट को समेटते हुए चलेंगे। तो ये अलग से पार्ट में इसको हमने कंप्लीट कर लिया है, बाकी को साथ में जितनी भी प्राचीन है उसको हम साथ में लेके चलेंगे। तो आज के मैं सोचती हूँ कि अब सभी लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे, आप MCQ लगाइए, देखेंगे आप बहुत अच्छे से इस पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी प्रकार कोई भी कन्फ्यूजन है और अपना जो फीडबैक है ज़रूर आप अपना दीजिए, क्योंकि फीडबैक देते हैं उससे हमको भी अच्छा लगता है। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलता रहे। और अपने फ्रेंड्स के बीच लाइक शेयर कीजिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।